हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, हम जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं इस टॉपिक के, ये 3rd पार्ट है। तो ये जो टॉपिक है आपके आईआईबीएफ के सीसीपी एग्ज़ाम जो है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्ज़ाम, जेआईआईबी, सीआईआईबी और सर्टिफिकेट ऑफ एमएसएमई, इन चारों ही एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। कॉमन टॉपिक है, बस किसी सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसमें आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। जैसे जेआईआईबी में इसका अलग तरीके से यूज़ हुआ है तो वो आपको थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ा देखना होगा। अदरवाइज़ जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया जाता है वो कॉमन टॉपिक है और जो चीज़ें आपको समझनी है वो भी कॉमन है। इसलिए ये जो एग्ज़ाम है, ये जो टॉपिक है आपके इन चारों एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और इसके जो प्रीवियस 2 पार्ट्स आ चुके हैं उसको भी कम्प्लीटली देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो भी आगे के हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके लिए भी आपको इस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे या वर्किंग कैपिटल निकालना पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट इन टॉपिक्स इन वीडियोस में समझाई गई हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे और नहीं देखें तो आप उनको ज़रूर देख लें। और चलिए ठीक है, अब हम ये जो आगे का पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइप पढ़े थे। उसमें हमने बैलेंस शीट को पढ़ा है, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड अकाउंट को पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, उसके साथ आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ लिया। तो ये जो टाइप है हमारे अकाउंट्स के वो स्टेटमेंट्स के वो हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो आप अब जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है आपका ऑडिटर्स नोट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज के इस वीडियो का पार्ट होने वाले। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो भी फ्यूचर वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। ओके फ्रेंड, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? जैसा कि हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, है ना। फंड्स में वेरियस टाइप का जो भी ट्रांजैक्शन होता है एक बैलेंस शीट में जो शो होता है उसका ट्रांजैक्शन सारा दिखाया जाता है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, है ना। तो फ्लो में जो है दोनों चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, इनफ्लो भी आउटफ्लो भी। तो जो भी फ्लो स्टेटमेंट बढ़ने का आपका, चाहे वो फंड फ्लो स्टेटमेंट हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, उसमें हम उस जो भी चीज़ का स्टेटमेंट बना रहे हैं, जैसे कैश का बना रहे हैं या फंड का बना रहे हैं, तो उसके इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पढ़ना है। तो ये जो स्टेटमेंट रहता है ये किसी भी कंपनी या जिसके लिए भी हम उस स्टेटमेंट को बना रहे हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस होते हैं उसके स्टेटमेंट को शो करता है। तो इसमें जो बेसिकली होते हैं वो किस में चेंजेस होते हैं? आपके कैश में, है ना। तो कैश के फ्लो में के कारण किसी भी कंपनी के या बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस होते हैं वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो यही जो स्टेटमेंट रहता है आपकी 2 बैलेंस शीट के बीच में उस कैश फ्लो की क्या पोजीशन रही, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसको समराइज करके ये शो करता है। ठीक, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपके नॉन करंट अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट्स, तो इन दोनों में ही जो कैश और कैश के इक्विवेलेंट चीज़ों में जो ट्रांजैक्शन होते हैं या जो फ्लो होता है उसको शो करता है। ठीक, तो जब भी कोई भी फर्म जो रहता है या कोई भी बिजनेस रहता है उसको अपने कैश इनफ्लो या आउटफ्लो का प्रोजेक्शन करना होता है ना, उसके लिए वो प्लानिंग करता है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है ये इस चीज़ में हेल्प करता है। मतलब कोई भी बिजनेस या फर्म है उसका फ्यूचर में या उस पर्टिकुलर ईयर में कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा, तो ये कैश फ्लो जो है स्टेटमेंट उसके प्रोजेक्शन में हेल्प करता है।
ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो भी बिज़नेस है वो ये कैलकुलेशन कर सकता है कि उसको अपने कैश में कितना डेफिसिट हो गया या सरप्लस होगा, तो वो ये इस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ओके। साथ ही आप किसी भी बिज़नेस के कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब स्टडी करते हैं तो आपको उससे ये भी पता चलता है कि आपका जो कैश फ्लो का प्रोजेक्शन रहेगा इमीडिएट फ्यूचर में कैसा रहेगा आपका, उसका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं प्रीवियस जो कैश फ्लोज रहे हैं उनके बेसिस पर। ओके। तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है जिसमें सिंपली आप कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज को देखते हैं, उसका स्टडी करते हैं और प्रीवियस जो कैश फ्लो आउटफ्लो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रहा है उसका एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जो दो बैलेंस शीट के कंपैरिजन से या उससे ज़्यादा के कंपैरिजन से आप कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर आपका जो आगे कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो रहेगा उसका प्रोजेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक। जब भी आप कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा इसमें 3 जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी, मतलब जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा कैश का वो किसके थ्रू होगा। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। सेकंड रहता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू और थर्ड रहता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनी की किसी भी बिजनेस की उसके थ्रू होना। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो रहा है उसके सेल या परचेस से कैश इनफ्लो करता है। और फाइनेंसिंग मतलब कि आपने किसी को लोन दिया था, उधर से आपका रिपेमेंट आ रहा है तो कैश इनफ्लो हो रहा है, आपने लोन लिया है तो पैसा बिजनेस में आया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को शो करती हैं। ओके। इसके अलावा एक फ्री कैश फ्लो भी होता है। ये आप जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे आप जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो इन्हीं 3 एक्टिविटीज़ में शो होगा। उसके अलावा एक और आपका टर्म हो सकता है, ये हर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले फ्री कैश फ्लो, फिर भी लेकिन कुछ जो है स्टेटमेंट्स में इसको अलग से शो किया जाता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से समझ लें कि क्या होता है फ्री कैश फ्लो। तो जब भी कोई कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ उसका एग्रीगेट जो कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे क्या होता है ज़्यादा होता है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू जो कैश फ्लो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है तो उसको ही क्या बोला जाता है, फ्री फ्लो बोला जाता है। ये एक तरह से प्रॉफिटेबल चीज़ हो जाती है। ओके। तो इसको जो है जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट से सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो इसके थ्रू आप जो इस कितनी कंपनी में लिक्विडिटी है उसको मेज़र कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेंडिचर के ऊपर आपका जा रहा है ना, कैश फ्लो जो है वो ओवर एक्सपेंडिचर है। तो एक तरह से लिक्विडिटी का ये शो करता है कि हाँ बिज़नेस में या कंपनी में लिक्विडिटी है, साथ में ही ये कंपनी की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को शो करता है। ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, जो बिज़नेस की नेट इनकम है वो प्लस जो नॉन कैश चार्जेस हैं, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स है ना, उसमें से आप आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो जो भी आपका कैश फ्लो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका फ्री कैश फ्लो। ओके। चलिए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के आम जो फॉर्मेट होता है उसको समझ लेते हैं। उसके पहले जो आपने ऑपरेशन से समझा था या इन्वेस्टिंग से समझा था या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो होगा उसमें आपका क्या जुड़ेगा क्या घटेगा ये भी आपको क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे हमने वहाँ पर सोर्स ऑफ जब फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था वहाँ पर आपने सोर्स ऑफ फंड और यूजेस ऑफ फंड पढ़ा था, वैसे ये भी क्या है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट में वो क्या होगा, सोर्स ऑफ कैश क्या होंगे और यूजेस ऑफ कैश क्या होंगे ये भी जानना ज़रूरी होगा। ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी के एसेट में डिक्रीज़ होता है, एसेट डिक्रीज़ होना, यहाँ पर आप कैश को नहीं लेके चलेंगे। ठीक है। कैश का इनफ्लो मतलब कैश के मूवमेंट को नहीं देखेंगे, एसेट के। तो एसेट आपका डिक्रीज़ होना मतलब आपने क्या करा, एसेट को सेल करा है। ठीक है। तो एसेट को सेल करा होगा तभी तो आपका उसकी वैल्यू डाउन हुई, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका कैश जनरेट हो रहा है। ठीक। या फिर आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई, मतलब आपने कहीं से लोन ले लिया
ठीक, तो वहाँ से भी क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ। ठीक, ये आपका सोर्स ऑफ कैश हो गया। या आपने कोई भी ऑर्डिनरी आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स थे, उनकी आपने शेयर को आपने बेचा, उनकी सेल प्रोसीड की, तो वहाँ से भी क्या होगा, आपका कैश का इनफ्लो होगा। ठीक, तो ये आपके क्या होगा, सोर्स ऑफ कैश। ऐसे यूज़ ऑफ कैश क्या होंगे कि जो लॉस होगा ऑपरेशंस में वो आपका यूज़ ऑफ कैश हो गया। या आपने एसेट को इंक्रीज़ किया, मतलब कोई एसेट परचेज कर लिया, तब आप कोई एसेट परचेज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो कैश का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। सिमिलरली आपने आपकी कोई लाइबिलिटीज़ थी, उनको पे ऑफ करा है, उनका पैसा भरा है, तो वो वहाँ पर भी क्या कैश पे किया है, तो यहाँ पर ये इसका एक यूज़ ऑफ फंड हो गया। साथ में ही आपकी कोई प्रेफरेंशियल शेयर्स थे, उनको आपने रिडीम कर लिया है, तो रिडेम्पशन किया है उनका, तो वो भी क्या होगा, यूजेस ऑफ कैश होगा। ठीक, तो ये आपके सोर्स ऑफ कैश और यूज़ ऑफ कैश हो गए। ठीक, ऐसे ही जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपका यहाँ पर जो इनकम होगी उसमें आपको क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ये वो उस तरह से रहता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली दो मेथड से बनाया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक, तो ये जो फॉर्मेट है आपका, फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट है ये है आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट, और सेकंड वाला जो है आपका इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर का कैश फ्लो का स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो वो लोग जनरली जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो है आपका डायरेक्ट मेथड वाला। इसमें क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितना कैश में ट्रांजैक्शन हुआ, इसका एक एग्रीगेट निकाला जाता है। तो यहाँ पे ओपनिंग जो आपका कैश बैलेंस है उसको एज इट इज़ रखा जाता है, फिर आपका ऑपरेशन एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, उसका फिर नेट निकाला जाता है, और उस नेट निकाला जाता है, और उसको लास्ट में आपका जो एक्चुअल था उसमें अगर आपका प्लस रहा है कैश तो उसमें जोड़ दिया जाता है, या आपका जो बिगनिंग में कैश था अगर आपका कैश लॉस हुआ है, मतलब कम रहा है, नेट जो कैश में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है उसको उसमें जोड़ा या घटाया जाता है। तो इस हिसाब से आप आपके एट द ईयर एंड ऑफ द ईयर में क्या आपकी कैश की पोजीशन होगी वो निकल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है। सेकंड इनडायरेक्ट मेथड में क्या रहता है कि आपकी जो नेट अर्निंग रही है प्रीवियस ईयर की, उसमें जो भी कैश का इनफ्लो हुआ है उसको एडिशन किया जाता है, कैश का जो आउटफ्लो रहा है उसको सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो आपकी तीनों एक्टिविटीज़ के थ्रू जो कैश इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है उसको आपकी नेट अर्निंग में जोड़ा या घटाया जाता है, और उसके बाद जो आपका नेट पोजीशन बचती है कैश की वो लास्ट में आपको मिल जाती है। तो ये मैंने बस फ्रेंड्स फॉर्मेट लिए हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे डायरेक्ट कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाया जाता है और कैसे इनडायरेक्ट का रहता है। तो डायरेक्ट में आपका जो भी बिगनिंग में कैश पोजीशन रही होगी वो दी जाती है, उसको आप एज इट इज़ रखते हैं, और एक पर्टिकुलर पीरियड में आपकी कैश पोजीशन में क्या चेंजेस हुए हैं वो तीनों एक्टिविटीज़ के थ्रू लिया जाता है और उनका एग्रीगेट निकाला जाता है। लास्ट में इन तीनों एक्टिविटीज़ के थ्रू आपके कैश पोजीशन में क्या अगर इंक्रीज़ हुआ है तो वो निकल जाती है पोजीशन, या डिक्रीज़ हुआ है तो वो निकल जाता है। अगर इंक्रीज़ हुआ है तो आपकी जो बिगनिंग में कैश था उसमें आप जोड़ देते हैं, और अगर डिक्रीज़ हुआ है तो उसमें से आपकी कैश पोजीशन को घटा देते हैं। तो इस हिसाब तरह से आप लास्ट में आपकी जो कैश पोजीशन बचती है वो आपको मिल जाती है। ओके, जबकि जो इनडायरेक्ट मेथड में क्या रहता है कि आपकी लास्ट ईयर की जो भी नेट अर्निंग है, या जिसको आप नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं, तो उस नेट अर्निंग में से आपका जो भी इन तीनों एक्टिविटीज़ के थ्रू, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ या ऑपरेशन एक्टिविटीज़ या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन हुआ है कैश में, उसको जोड़ा या घटाया जाता है। इस हिसाब से आप लास्ट में इस नेट अर्निंग में से इन तीनों एक्टिविटीज़ को जोड़ने घटाने के बाद जो भी आपके पास बचता है वो आपका कैश फ्लो आ जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तो ये दोनों आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट हैं। जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो है ऑडिटर्स नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। ये हर जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट रहती है उसमें मतलब ज़रूरी नहीं कि हर ऑडिटर्स इसको लिखे, लेकिन कई ऑडिटर्स अपना ऑडिटर नोट लिखते हैं और उसमें वो उस कंपनी से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जो उनको लगती है कि शेयर करना ज़रूरी है, उनके ओपिनियन रहते हैं, वो इसमें वो शो करते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर्स नोट क्या रहता है, एक फॉर्म ऑफ बैलेंस
शीट है ये, ठीक है। एक तरह का इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें कि जो भी आप का ऑडिटर रहता है उसने बैंक के उसने उसके थ्रू क्या एनालाइज किया है वो इस स्टेटमेंट में दिया रहता है, ठीक। तो हर एक कंपनी का ऑडिट होता है और ऑडिटर्स अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ठीक। और अपने उस ऑडिट में जो भी उसने पाया है उसके बारे में वो कमेंट करता है। वो कमेंट उसका बैलेंस शीट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के लिए या अदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए दे सकता है। और ये जो है एजीएम के लिए उसका मैसेज भी होता है ना, जो भी कंपनी होती है, और ये उनकी जो भी मीटिंग होती है उसमें उन पर डिस्कशन भी होता है। ये ऑडिटर्स नोट में जो ऑडिटर रहता है वो अपना ऑडिट ओपिनियन किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन के बेसिस पर दे सकता है। उसका ट्रू या फेयर स्टेट ऑफ कंपनी को शो कर सकता है कि बैलेंस शीट सही थी या बैलेंस शीट में कोई ऐसा डेटा उसको लगा कि ये सही नहीं था, एक्सेस में दिया है या सिर्फ शो किया गया है ज़्यादा, मतलब कहीं पर भी उसको ये लगता है कि ये चीज़ सही नहीं थी या सही थी, तो वो दोनों तरह के अपने ओपिनियंस को उसमें दे सकता है, ठीक है। और ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी हो सकता है या उसके साथ उसका क्या एग्रीमेंट है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट सही हैं कि नहीं है या उनमें कोई डेविएशन रहा है, उन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसमें एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो मेंटेन किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, तो इसके बारे में भी वो अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। साथ में ऑडिटर्स नोट में ये भी डिक्टेट रहता है कि जो अगर कोई ऐसी स्टेचुरी लाइबिलिटीज़ हैं, डिस्प्यूटेड स्टेचुरी लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे इनकम टैक्स हुआ, सेल्स टैक्स हुआ, कस्टम ड्यूटीज़ हुआ है, ठीक है, तो उनके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। साथ में ये भी बता सकते हैं कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या अपना ओपिनियन दे सकते हैं। साथ में ये जो नोट रहता है वो ये भी बताता है, मतलब बता सकते हैं जो ऑडिटर हैं वो उसमें कि कंपनी ने अगर किसी भी ऐसी चीज़ में डिफ़ॉल्ट किया है तो वो उसमें बता सकते हैं, ठीक है। मतलब अपनी डेब्ट ऑब्लिगेशन को सर्विस करने में डिफ़ॉल्ट किया है या उसके पीछे क्या रीज़न थे या उसकी इस स्टेज पे क्या लाइबिलिटी बनती है, तो इसके बारे में भी वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो ये इस तरह से जो ऑडिटर्स नोट रहता है उस कंपनी को जब उन्होंने ऑडिट करा तो उसमें क्या उन्होंने कमियां पाई, क्या उनको ऐसे पॉइंट्स लगे जो कि कंपनी को करेक्ट करने चाहिए या ज़रूरी हैं या उन पर उसको ध्यान देना चाहिए जिससे कि उसको रेपुटेशनल रिस्क ना हो या कोई ऐसी चीज़ जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट कर रही हो, तो इस तरह की वो ओपिनियन या सजेशंस उस ऑडिटर्स नोट में देते हैं। तो ये आपका ऑडिटर्स नोट कहलाता है, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे। आप आई होप आपको सारा अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। बैंक किसी भी व्यक्ति को, बिजनेस को या किसी फर्म को या किसी कंपनी को लोन देता है, तो लोन देने के लिए बैंक जो है उनकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बुलाता है, उनको एनालाइज करता है ताकि हम अपना क्रेडिट फैसिलिटी उसको देना है कि नहीं देना उसका डिसीज़न ले सकें। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहता है जो कि हमारी क्रेडिट डिसीज़न मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है, ओके। और ये तभी हम इसको एनालाइज करते हैं जब हमारे पास किसी फर्म का, किसी बिजनेस का कोई क्रेडिट फैसिलिटी के लिए एप्लीकेशन आता है, ठीक है। तो ये उस एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए हमें अपने क्रेडिट डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हमें उसको को लोन देना है या नहीं देना है, ठीक। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप जब इसको एसेस करेंगे तो कैसे आप अपनी डिसीजन मेकिंग पे पहुंचेंगे कि हाँ हमें इस बिज़नेस को, इस फर्म को लोन देना है। तो आप उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जब एनालाइज करेंगे तो आपको उसमें देखना है कि हाँ जो एप्लीकेंट है उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं, जिस लोन के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसको वो भर पाएगा कि नहीं, प्रोजेक्ट वायबल रहेगा कि नहीं, साथ में जो सिक्योरिटीज़
वो ऑफ़र कर रहे हैं उन पे पहले से कोई चार्ज तो नहीं है, कोई इनकम्बेरेंस तो नहीं है। तो ये सिक्योरिटीज़ भी जो आपको अवेल हो रही हैं वो अनइनकम्बर्ड हों, ये भी हमें इंश्योर करना रहता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इन सारे डिसीजंस को, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने में हेल्प करता है और उसके बेसिस पर आपके क्रेडिट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। साथ में बैंक तब तक अपना क्रेडिट डिसीजन नहीं लेगा जब तक वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो जाए, किस चीज़ से, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, मतलब वो जब वो कंपनी की इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़े तो उसमें उसको ये समझ में आना चाहिए बैंकर को कि हाँ जो बिज़नेस है, फर्म है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसका सॉल्वेंसी टेस्ट किया जाता है, ये उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, साथ में उसकी लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करेगा, कैश फ्लो कैसा है। ठीक, उसके बाद उसकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, बिज़नेस जो है प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो ये भी हम चीज़ें देखते हैं। तो ये सारा आपका जो भी एनालिसिस किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है, ये सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके बेसिस पे लिए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। ओके फ्रेंड्स, तो बैंकर्स जब भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के लिए। वो टेक्निक्स क्या होती हैं आपकी, फंड फ्लो एनालिसिस, ट्रेंड्स एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, फंड फ्लो एनालिसिस जो हमने टाइप पढ़ा था फंड फ्लो स्टेटमेंट का, उनके एनालिसिस से किया जाता है। साथ में ट्रेंड एनालिसिस में क्या रहता है कि प्रीवियस बैलेंस शीट्स को देखा जाता है, टैली किया जाता है, उससे नेक्स्ट वाले में क्या चेंजेस हुए, फिर नेक्स्ट वाले में क्या चेंजेस हुए, तो उस तरह से एक ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, वो रहता है। और साथ में रेशियो एनालिसिस रहता है, उसमें मतलब थर्ड जो आपका टाइप है रेशियो एनालिसिस रहता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो टूल है या टेक्निक है वो है, तो बैंक में जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो रेशियो एनालिसिस रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस की टेक्निक जो यूज़ की जाती है वो। ओके, तो फंड फ्लो एनालिसिस में क्या रहता है, जो हमने पढ़ा था फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या रहता है, उसको एनालाइज किया जाता है। अगर नहीं भी दिया रहता है, किसी बोरोवर ने सपोज फंड फ्लो नहीं दिया है, तो आप उसकी जो प्रीवियस 2 बैलेंस शीट हैं उनको कंपेयर करके उनके बेसिस पर भी फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टोटल सोर्स ऑफ फंड रहते हैं उनको आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। ठीक, और इसी तरह जो ये सोर्स ऑफ फंड को आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में करना है, उसी तरह यूजेस ऑफ फंड को भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको क्लासीफाई करना है। अगर जो आपका शॉर्ट टर्म सोर्सेस हैं वो मोर देन किसके होते हैं, शॉर्ट टर्म यूजेस के। एक तरफ आपको सोर्स निकालना है, एक तरफ यूजेस निकालना है। ठीक, तो सोर्स जो है वो अगर यूजेस से ज़्यादा रहते हैं तो इसका मतलब है कि जो वर्किंग कैपिटल फंड्स का डाइवर्जन हो रहा है। ठीक है, मतलब सोर्स ज़्यादा हो रहे हैं और यूजेस कम हो रहा है, मतलब आपके जो बिज़नेस है उसमें फंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्किंग कैपिटल फंड्स हैं उनका डाइवर्जन हो रहा है। ठीक, ओके, तो इस तरह से आप जो है उस फंड फ्लो स्टेटमेंट के एनालिसिस से उस कंपनी के सोर्स ऑफ फंड और यूजेस ऑफ फंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, फिर है आपका ट्रेंड्स एनालिसिस। तो ट्रेंड्स एनालिसिस में क्या रहता है कि आपका जो भी लास्ट ईयर्स का या प्रीवियस ईयर्स का डेटा रहता है उसमें के जो आइटम्स रहते हैं उसको आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में आप अरेंज करते हैं और उसका परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यूज़ किया जाता है वो क्या रहता है, परसेंटेज यूज़ किया जाता है ट्रेंड्स एनालिसिस में, कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में कितना परसेंटेज हुआ। जबकि जो फंड फ्लो रहता है उसमें आप अमाउंट्स का डिफरेंस निकालते हैं कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में कितना फंड्स में चेंजेस हुए। जबकि ट्रेंड्स एनालिसिस में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको क्लियर करनी कि जो आपका फंड फ्लो एनालिसिस रहता है वो अमाउंट में रहता है, आपका ट्रेंड एनालिसिस जो रहता है वो परसेंटेज में रहता है, और रेशियो एनालिसिस जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले हैं वो आपका रेशियो फॉर्म में रहता है। ठीक है,
तो ट्रेंड्स एनालिसिस में जो जनरली हम ट्रेंड्स देखते हैं वो किसका ट्रेंड्स देखेंगे, सेल्स का ट्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं या इनसे वो ट्रेंड्स निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सिमिलरली बैलेंस शीट से आप क्या निकाल सकते हैं, किस चीज़ का ट्रेंड्स देख सकते हैं, जो बैलेंस शीट के आइटम्स रहते हैं उन सभी का ही आप जो है ट्रेंड्स देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। उसको उसके जो आइटम्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली ऑर्डर में अरेंज करके प्रीवियस ईयर से और इस ईयर्स में जो भी उनमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसके परसेंटेज के बेसिस पर आप उसका ट्रेंड्स निकाल सकते हैं कि किस चीज़ में कितना वेरिएशन रहा है। ठीक, तो इस तरह से इन आइटम्स के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट भी प्रिपेयर किया जाता है जिसमें ये जो भी आपके आइटम्स हैं उनके रिलेशनशिप को एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल का कितना कंजम्पशन रहा है, सेल्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। तो ये सारे फिगर्स जो हैं आपके एक साथ तो जिन जिन में भी चेंजेस हुए हैं उन सभी को उसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट में लिखा जाता है। ठीक, और इस जो कॉमन साइज स्टेटमेंट रहता है उसमें सिर्फ उस जो भी आइटम्स है उसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो उसके सिर्फ परसेंटेज को लिखा जाता है, ना कि पूरे अमाउंट को या फिगर को उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ जो कॉमन साइज स्टेटमेंट रहता है आपको एक कंप्राइज पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे कि आप जो कॉमन साइज मतलब एक से टाइप के जो भी बिजनेस रहते हैं उनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं या सेम बिजनेस को भी आप कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज के बेसिस पर। ओके, तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। नेक्स्ट है हमारा रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में हम जो एनालिसिस करते हैं वो फिगर्स का किसके बेसिस पर करते हैं, कोई भी दो फिगर्स का परसेंटेज के बेसिस पर। ठीक है, तो जैसे कि आप पहले भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहता है। ठीक है, तो परसेंटेज में या यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, तो जो रेशियो रहता है या तो रेशियो बोलें आप उसको परसेंटेज में भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली इसमें हर तरह के आपके रेशियो एनालिसिस में हर तरह का आपका डेटा यूज़ हो सकता है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे आप तो परसेंटेज में मिलेगा, करंट रेशियो निकालेंगे तो वो नंबर्स के फॉर्म में रहेगा, या डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो वो इस तरह के आपके प्रोपोर्शन के लिए रहेगा। तो रेशियो एनालिसिस में आपका जो डेटा रहता है या जो भी फिगर्स रहते हैं या जो भी एनालिसिस रहता है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो फिगर्स रहते हैं वो रेशियो या किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये जो आइटम है जिनका कि आपको कंपैरिजन करना है, ये अगेन हम किससे लेते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी आइटम्स रहते हैं उनका ही हम कंपैरिजन करते हैं और उन्हीं कंपैरिजन के बेसिस पर हम हमारा रेशियो एनालिसिस करते हैं या वेरियस रेशियोज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेशियोज़ रहते हैं ये किसी भी कंपनी की या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस को कंपेयर करने में हेल्प करता है। साथ में हमें हमारे जो भी क्रेडिट डिसीजन है उसके बेसिस पर उस क्रेडिट डिसीजन को लेने में भी हेल्प करता है। साथ में ये उस कंपनी की प्रीवियस ईयर से इस अभी तक की क्या परफॉर्मेंस रही उसका कंपैरिजन भी शो करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो रेशियो एनालिसिस रहता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जो बैंक में ज़्यादातर आपका यूज़ किया जाता है वो रेशियो एनालिसिस ही यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे की जो चैप्टर है उसमें हम जितने भी टाइप ऑफ रेशियो रहते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आगे का चैप्टर जो है आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे के जो भी वीडियोज़ रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।